नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हिंदुओं के हित की जिस बेबाकी से वो राय रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर विवादों में भी रहते हैं, क्योंकि वो एकदम सीधा, खरा और कड़वा बोलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ठाकुर रघुराज सिंह जी, जिनके बयानों को आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया पे ट्रिम कर करके लोग रील बनाते हैं, और जो इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, आज उनसे जानेंगे कि क्या है विजन 2027, और खासकर ये जानेंगे कि जो 2027 या जो भारत का भविष्य है, उसमें वो हिंदुओं को कहाँ देखते हैं और हिंदू हितों के लिए, की रक्षा के लिए उन वो क्या कदम उठाने वाले हैं। मैं आपको एक और बात बताते चलूँ कि जिस बेबाकी से, जिस सादगी से और जितना सीधा रघुराज सिंह जी बोलते हैं, आज बिना घुमाव के एकदम सीधे-सीधे प्रश्न किए जाएँगे, और उम्मीद करेंगे कि हमको उत्तर भी उतने ही सीधे मिलें। हो सकता है कड़वे हो सकते हैं वो, उत्तर कड़वे हो सकते हैं, किसी को कर्णप्रिय ना लगें, लेकिन बात है तो बात तो सामने रखी जाएगी। आइए सीधा मिलाते हैं आपको ठाकुर रघुराज सिंह जी से। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं ठाकुर रघुराज सिंह जी। इनका ये किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन आज जो इनका विज़न है वो हम आपके सामने रखें। ठाकुर साहब नमस्कार। सर ये बताइए, 2027 के लिए आपकी पार्टी की और आपकी रणनीति क्या होने वाली है? देखिए पार्टी हमेशा रणनीति बनाए रखती है और तैयार रहती है चुनाव के लिए। जी। कब घोषित हो जाए और कब हमको चुनाव लड़ना पड़े। जी। इस कारण हम लोग हर स्टेट में हम सरकार बना रहे हैं। जैसे बिहार में पुणे हमने सरकार बना ली। तो बाकी दल जो हैं सोए और खोए रहते हैं। 15 दिन पहले तैयार होते हैं। हमारे यहाँ जीवंत संगठन है। बाकी इस संगठनों में जीवंत की भावना नहीं है। वहाँ तो जब चुनाव आए तो शुरू हो गए नेताजी, और वोट नहीं मिले तो कह दिया वोट चोरी हो गया। मतलब वोट नहीं मिलेंगे, कार्यकर्ता नहीं होंगे, ढूँढने से नहीं मिलेंगे तो वोट चोरी। इसके कारण क्या समझते हैं? क्यों? पर ये है कि कांग्रेस को सब समझ चुके हैं कि कांग्रेस किस टाइप की पार्टी है। कांग्रेस ने साफ कहा, राहुल जी ने मैं बिहार चुनाव मैदान में, कि हमारी मुसलमान पार्टी। अच्छा, वो बात भी सही है। इसमें कोई शक नहीं है, वो मुसलमानों के लिए काम करते हैं। अभी कर्नाटक में उन्होंने मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन कर दिया है। तो वो केवल मुसलमानों के लिए काम करते हैं, हिंदुओं के लिए काम करते हैं, मेजोरिटी के लिए काम नहीं करते, वो केवल अल्पसंख्यक के लिए काम करते हैं, अल्पसंख्यक में भी मुसलमानों। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम सबके लिए काम करते हैं। हमारे विभाग में 4,65,000 कन्याओं का विवाह हुआ, और उसमें 65,000 मुस्लिम कन्याएँ। तो हमने कभी किसी को छेका नहीं, रोका नहीं, टोका नहीं। हम सबके लिए काम करते हैं, जो हिंदुस्तानी है उसके लिए काम करते हैं। परंतु कोई स्पेशल कहे, जैसे कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था, देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक है मुसलमानों का, हम ये नहीं कर सकते। हिंदू कहाँ जाएँगे? अगर वो ये इस बात को कहते हैं तो मैं ये कहता हूँ हिंदू का सबसे पहला हक, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। ये तो सब कन्वर्टेड है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, खच्चर लोग हैं। ना तो मुसलमान ही रहे ना तो हिंदू ही रहे ये लोग। तो इसलिए सबसे पहले हिंदुओं का हक है संसाधनों, और होना चाहिए। आपको क्या लगता है, इन लोगों को घर वापसी करनी चाहिए? बिल्कुल घर वापसी करनी चाहिए। इसलिए ये डर के औरंगज़ेब के टाइम में, और ऐसे अकबर के टाइम में ये लोग लालच में डर के ये इन्होंने धर्म परिवर्तन किया। और देखिए अब ईरान में देख लो, ईरान में सब कह रहे हैं कि फिर से हमको इसमें आ जाना चाहिए, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में आ जाना चाहिए। ईरान में ही कह रहे हैं, ये आप लोग रोज दिखा भी रहे हैं, टीवी पे रोज आ भी रहा है। तो इसलिए सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कि जब से ब्रह्मांड की रचना हुई है तब से है। बाकी तो 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, और इस्लाम तो साढ़े 1400 साल पहले बना है, और 353 साल पहले खालसा पंथ बनाया। तो ये सब पंथ है, ना कि ये धर्म है। धर्म एक भी नहीं है, धर्म केवल सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म ही धर्म है, और देयर इज नो डेफिनेशन अबाउट धर्म। अच्छा, एक प्रश्न था जो इस समय बड़ा ही ट्रेंडिंग चल रहा है, कि जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही, और यदि इसी तरह से जो अन्य धर्म के लोग हैं, यदि वो अलग राष्ट्र की मांग करने लग जाएँ, तो वो देशद्रोह, और हिंदू राष्ट्र की मांग करना राष्ट्रवाद कैसे हो गया? इसलिए राष्ट्रवाद हो गया, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, इसलिए राष्ट्रवाद है। और जो लोग, बाकी लोग जो कोई मांगेगा तो वो देशद्रोही, क्योंकि बोलता है कि यहाँ कहीं कुछ नहीं है, और जो मुसलमान है पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए, का देश में क्या हासिल हो रहा है। तो देख रहे हैं वहां पर कोई बोल पा रहा है ना, कोई दलित, वहां जितने भी मारे गए सब दलित मारे। कोई दलित नेता बोल के दे रहा है, क्यों नहीं बोल रहा, केवल मुसलमानों को वोट। हमें केवल भारतीय जनता पार्टी बोल रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि हमारे हिंदुओं को मारोगे, एक को मारोगे, हम चार मारेंगे। अभी कई एक ऐसी घटनाएँ हिंदुओं के साथ हुई, भारत में हुई, उसका इतना मुखर
जो विरोध होना चाहिए था वो बीजेपी पार्टी की तरफ से नहीं आया। बांग्लादेश के में जो हुआ उसके लिए पूरी बीजेपी लामबंद हो गई। क्या इस बार थोड़ा-सा बीड़ा नहीं खाना चाहिए कि भारतीय हिंदुओं के साथ में जो हो रहा है, वो भी कहीं अनुचित है? भारतीय हिंदुओं के साथ में कहाँ हो रहा है? सर जैसे बेसिक जो ज़रूरतें हैं, जैसे जो अभी लोग मर गए गंदा पानी पीने से मध्य प्रदेश। देखिए ये होनी और अनहोनी जी, इसको कोई टाल नहीं सकता। किसी ने कोई मारा हो, जी, वो उसको कहते हैं इरादतन मारना। लेकिन अब ये मानवीय भूल के आधारित किसी को आप ये कहेंगे कि हिंदू मार दिया तो ये ठीक नहीं। वहाँ तो मुसलमान भी पानी पीता है, हिंदू भी पानी पीता है, सिख भी पानी पीता है, ईसाई भी पानी पीता है। तो ये नहीं है वो पाइप टूट गया, फट गया या उसमें गंदा पानी मिल गया, वो मानवीय भूल है। देखिए भूल तो कभी भी किसी से भी हो सकती है। इसको इसको आप मर्डर नहीं कह सकते। हाँ, मर्डर उसको कहते हैं कि हिंदू जान के और उसको चौराहे पे टांग के आग जला रहे हैं, मार रहे हैं, उसको काट रहे हैं, बीच में से रहन के आधार पे हत्या होना अनुचित है। हम नहीं चाहते किसी की हत्या हो, हमारी सोच नहीं है। परंतु कोई हिंदुओं को मारेगा तो उसको बख्शना भी नहीं चाहिए। जैसे आज की डेट में कई जगहों पे रंग-भेद को लेके भी बड़े मतभेद हो रहे हैं, जबकि वो है भारतीय। एंजेल चकमा की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में जिसके पिताजी बीएसएफ के जवान थे, उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ चाइनीज़, मोमो और इस तरह के नस्लभेदी और मतलब वो हमसे डिफरेंट लग रहा था, इस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो तो ट्विस्ट करती है मीडिया, ऐसा नहीं है। जी, सीधा आरोप मीडिया पर। वो सीधा ऐसा नहीं है। जी। ऐसा लगता है आप लोगों को कभी-कभी कोई कुछ भावनाएँ, दुर्भावनाएँ आपस में बच्चों में और या किसी उस कारण ऐसा हो जाता है। उसमें आप तह में जाओगे तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे भी आपने एक आरोप लगाया इंदौर में जो हुआ, तो इंदौर में कोई जानबूझ के किसी ने गंदा पानी थोड़ी पिला दिया है। फट गया और वो पाइप उसमें मिल गया है। वो मानवीय भूल है, उसको आप क्या कर सकते हो? अंडरग्राउंड सारे पाइप जाते हैं, उसपे ऐसी भूलें हो जाती हैं। अच्छा ठाकुर साहब एक चीज़ है, जिस चीज़ को लेके बीजेपी सत्ता में आई थी, सबका साथ सबका विकास। पूरे भारत को आप एक कड़ी में जोड़ने के लिए मतलब चाहे वो हिंदुत्व की हो, चाहे वो विकास की हो, क्या रणनीति है? देखिए, हिंदुत्व को देखिए सबसे पहले आप देखिए राम जन्मभूमि, जो लोग कहते थे कि कभी नहीं बना पाएँगे, राम जन्मभूमि बना दी। ईश्वर का घर बन गया, इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। दूसरा, धारा 370 कहते थे वहाँ के नेता कहते थे अब्दुल्ला वगैरह, ये कहते हैं खून की नदियाँ बहेंगी, महबूबा कहती खून की नदी है, कोई एक नदी बही? एक नदी नहीं बही। आप लोग कहते थे नहीं करा पाओगे, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने कर दिया। तो इसलिए जो-जो काम हमारे एजेंडे में थे, हमने सारे के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीता, परंतु देशद्रोहियों को हमने नहीं छोड़ा है। जो देशद्रोही हैं, देश की वरखिलाफत करेंगे, देश का खाएँगे, पाकिस्तानी गीत गाएँगे, बांग्लादेश के गीत गाएँगे, जैसे सलमान खान जैसे। ऐसे देशद्रोही को तो फांसी चढ़ा देना चाहिए। क्योंकि इसकी पिक्चर में तो सब हिंदुओं से अपील करता हूँ, देश के हिंदुस्तानियों से, सलमान खान की एक भी पिक्चर नहीं देखनी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा देशद्रोही है और पाकिस्तान में कोई आपदा आती है तो 200 करोड़, 500 करोड़ रुपए दान करता है, हिंदुओं की कमाई हुई दान वहाँ करता है। तो इसलिए ये अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और ये आतंकवादियों से मिला हुआ व्यक्ति है। इसलिए हिंदुओं को इसकी पिक्चर सलमान खान की नहीं देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, नहीं। अभी जम्मू एंड कश्मीर में माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे तकरीबन 42 मुस्लिम अभ्यर्थियों का चयन हो गया था, जिसके बाद में वहाँ हिंदूवादी संगठनों ने बड़ा ही तगड़ा विरोध किया और उसके बाद में क्या हुआ, हर एक कोई जानता है। कैसे देखते हैं? अरे गलत हुआ, ऐसा केवल मुसलमानों के लिए कोई संस्था बनी है क्या? अरे सबके लिए संस्था बनी है, सबका बराबर हक है और देश के पैसे से कोई मुसलमानों के पैसे से संस्था बनी है क्या? तो इसलिए देश के पैसे से बनी है तो देश के समस्त जम्मू कश्मीर के जितने भी नागरिक, देश के जो भी नागरिक हैं, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसका नाम आना चाहिए, जो पास होना चाहिए उसी को देना चाहिए। गड़बड़ करोगे नहीं बख्शा जाएगा। तो उसमें तो कह रहे हैं नीट के थ्रू आए थे सारे लोग, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में उनको सीटें मिली थी। अरे उसमें भी उन्होंने क्या गड़बड़ की है पता है? पाकिस्तान की समर्थक थे सब। पाकिस्तान के लिए उन्होंने झंडे लहराए। जो देश का खाओगे, देश का खाने के बाद देश के साथ गद्दारी करोगे तो नहीं ऐसे लोगों को स्वीकार किया जाएगा। जी। आगामी 2027 के लिए क्या रणनीति है? विपक्ष बहुत ज़्यादा मुखर है, अखिलेश जी और अभी जैसे यहाँ पे एक दलित महिला की अपहरण और वो हत्या वाला जो मामला इस समय बहुत ज़्यादा गर्म, इसके ऊपर क्या कहेंगे? अभी तक बीजेपी दलितों का विश्वास क्यों नहीं जीत पा रही? देखिए हमारे साथ सब लोग हैं, दलित हमारे यहाँ पूरा हिंदू समाज है। आप लोग दलित और फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात क्यों करते हो? हमारे साथ पूरा हिंदू समाज है। कहीं कोई एक घटना हो भी उससे ये नहीं है कि दलित समाज हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ हिंदू समाज पूरा है। और हिंदू समाज होने के नाते 350 प्लस हम सीट जीतेंगे। विपक्ष की तो स्थिति बहुत खराब होगी, दयनीय होगी, विपक्ष लायक भी नहीं छोड़ेंगे। आप चिंता मत करिए। अच्छा, जो आपका आपने जो कहा, अभी विपक्ष बहुत ज़्यादा मुखर है।
हद से ज़्यादा मुखर है, खासकर बीजेपी को लेके कि उनका सीधा-सीधा अटैक यही रहता है। तो आप लोग इन विपक्ष को किस तरह से मतलब सुपरसीड करने हम तो ये चाहते हैं विपक्ष बहुत मजबूत बना रहना चाहिए, ऐसे ही मजबूत बना रहे, जिससे कि वो केवल बयानबाजी करते रहेंगे, धरातल पर काम कुछ करेंगे नहीं, हम धरातल पर लगे हुए हैं। तो इसलिए भारी बहुमत के आधारित हमारी सरकार बनेगी और विपक्ष तो ऐसे ही हाथ मलता रह जाएगा, क्योंकि उन्हें तो बयान दे रहे हैं, केवल अपने कुकर नामे दे नहीं देख रहे हैं उन्होंने क्या-क्या किया था, क्या अपहरण हुए, क्या डकैती हुई, क्या चोरी हुई। आज उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ऐसा है, जो 18 लाख करोड़ के इन्वेस्टर्स आ गए, कभी आए थे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बता दो, विपक्ष बताते कभी 1 लाख करोड़ के भी इन्वेस्टर्स आए हों, तो 18 लाख करोड़ आ गया, 88 लाख करोड़ का आने हैं बाकी। तो इसलिए आपके माध्यम से सौरभ पंडित जी, मैं यही बताऊँगा कि भारी बहुमत के आधारित बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी, 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 भारी बहुमत के आधार। धन्यवाद। अभी बाकी है, अभी प्रश्न बाकी हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। प्रश्न ये है, बुलडोज़र न्याय को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बुलडोज़र न्याय बहुत अच्छा न्याय है, इतना अच्छा न्याय है कि पूरे भारत में चल रहा है। जी, आदरणीय योगी जी ने जो बुलडोज़र न्याय दिया है, तत्काल फौरी इलाज जिसे कहा जाए, तो कोर्ट कचहरी में लगते हैं 20 साल, 40 साल, 50 साल लगते हैं और उससे तत्काल उसका इलाज हो जाता है और राहत लोगों को मिल जाती है और पूरे भारत में बुलडोज़र चल रहा है, यूपी में नहीं चल रहा है। बंगाल चुनाव, जिसमें माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी मुखर होकर वहाँ पे खुले हमले बोल रहे हैं ममता बनर्जी पे। देखिए, बंगाल चुनाव भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी। आदरणीय गृह मंत्री जी बहुत काम दिनों रात लगे हुए हैं वहाँ पर और हमारे लोग भी वहाँ लगे हुए हैं, तो धरातल पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए वहाँ हिंदुओं के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, वो नहीं होगी और आप देख रहे हैं कि 2.5 करोड़ करीब लोग जो बंगाल देश से जो आए थे, वो सब वापस हो रहे हैं एसआईआर के माध्यम से। इसलिए ममता को परेशानी है, धरातल पे भारतीय जनता पार्टी। एसआईआर बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आपने अपने शब्द से उठा दिया है। बहुत एक चीज़ जाननी थी, एसआईआर में अभी जो हमारे उत्तर प्रदेश में प्रक्रिया हुई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि हमारे 4 करोड़ वोट। नहीं, नहीं, उन्होंने ये कहा है, देखिए उसको गंभीरता से लीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे जो वोट हैं, वो ना कटें बाय द वे। को कभी-कभी गेहूँ के साथ घुन पिस जाता है ना, हम बंगाल का बंगाली और रोहिंग्याओं को भगाने के चक्कर हमारे ही लोगों के वोट ना कट जाए। इसलिए समस्त विधायक और सांसदों से निवेदन उन्होंने यही किया था कि भाई अपने वोट ना कट जाए, इतना विशेष ध्यान रखिए अपनी-अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ये कहा। अच्छा, और जो अखिलेश यादव जी आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव जी के तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी भाग रहे हैं, इसकी उनको परेशानी हो रही है, उनका वोटर तो भाग रहा है। तो इसलिए उन्हें तो परेशानी स्वाभाविक है, उन्हें तो कुछ ना कुछ कहना है। हमने भारतीय जनता पार्टी ने, योगी जी ने समस्त विपक्ष को बेरोजगार कर दिया है, तो आप कुछ तो कहेंगे। वो सुनना भी चाहिए, आपको भी सुनना चाहिए, हमें भी सुनना चाहिए, आनंद आता है उनकी ये बातें कहे सुनने में। अच्छा, एक बड़ा ही जैसे विपक्ष की आपने बात कही, एक और विपक्ष में नेता हुआ करती थी, बड़ी सक्रिय नेता थी, सुश्री बहन मायावती जी। जी, जी। आजकल कहीं दिखाई नहीं देती। ऐसा ऐसा आरोप है जनता का कि बीजेपी ने मायावती जी की पूरी राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी। ऐसा करिए सौरभ पंडित जी, एक बार बहन मायावती जी से जाके सीधे बात करिए, वो तो वही बता पाएँगे क्योंकि उनके दल की बात है। अब मेरे दल की तो है नहीं, वो मेरे दल की होती तो मैं बता देता। आप क्या लगता है, ऐसा ऐसा क्या कि आपका अपनी रणनीति है, उनकी क्या रणनीति है तो वही ये बता सकती है, मैं नहीं बता सकता। अपने-अपने दल की अलग-अलग रणनीति होती है। अच्छा, हमारे साथ में बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब।